आज हमारे पास जो सामग्री है वो रोजमर्रा की एक आदत पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल उठाती है, हमारे खाने का तरीका। और इसकी शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे लेकिन सोचने पर मजबूर कर दे। लाइन है, तुम्हारी थाली तुम्हारा जेल खाना है। और ये सिर्फ एक चौंकाने वाली लाइन नहीं है, ये उस पूरे तर्क की नींव है जो ये सामग्री हमारे सामने रखती है। इसका दावा ये है कि दिन में 3 बार खाना, जिसे हम सब सेहत का सबसे बड़ा नियम मानते आए। हाँ बिल्कुल। वो असल में कोई प्राकृतिक नियम नहीं, बल्कि महज 110 साल पुरानी एक गुलामी की जंजीर है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम इन स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे खाने की आदतें मतलब हजारों सालों से कैसी थीं और पिछले 100-150 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। सही बात है। चलो इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका इतिहास में पीछे जाना है, ठीक वैसे ही जैसे ये स्रोत हमें ले जाते हैं। हम अपने शिकारी पूर्वजों से शुरू करेंगे, फिर प्राचीन सभ्यताओं और उनके ज्ञान को देखेंगे, और आखिर में आज के दौर से उसकी तुलना करेंगे। अच्छा। ये यात्रा हमारी अपनी खाने की प्लेट के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं और समय में लगभग 1 लाख साल पीछे चलते हैं, हमारे शिकारी पूर्वजों के समय में। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन स्रोत हमें वही ले जाता है। तो उनकी जिंदगी की सच्चाई क्या थी? उनकी सच्चाई आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनके पास फ्रिज नहीं थे, कोई सुपरमार्केट नहीं थे। जिस दिन शिकार मिलता था उस दिन दावत होती थी, लेकिन जिस दिन नहीं मिलता था, और ऐसा अक्सर होता था, हाँ, उस दिन वो भूखे रहते थे। कभी कभी तो मतलब 2-3 दिन तक बिना कुछ खाए वो शिकार के पीछे भागते रहते थे। लेकिन यहाँ एक बात गले नहीं उतरती। स्रोत कहता है कि उनका शरीर चट्टान जैसा मजबूत था। ये कैसे मुमकिन है? आज तो हमें यही सिखाया जाता है कि ताकत और एनर्जी के लिए हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। बिना खाए कोई मजबूत कैसे रह सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है जो ये स्रोत उठाता है। इसका तर्क यह है कि मानव शरीर एक हाइब्रिड इंजन की तरह विकसित हुआ है। जब हम खाते हैं तो वो भोजन से मिली ऊर्जा यानी ग्लूकोज पर चलता है, लेकिन जब हम नहीं खाते तो वो बंद नहीं हो जाता। वो शरीर में जमा चर्बी को ऊर्जा में बदलना शुरू कर देता है। हमारे पूर्वजों का शरीर इस दूसरे मोड में ज्यादातर समय रहता था, और वो इसी के लिए बना था। मतलब उनका शरीर लगातार भोजन की अधिकता को संभालने के लिए नहीं, बल्कि भोजन की कमी को झेलने के लिए बना था। हाँ बिल्कुल। और जिसे आज हम बड़े फैंसी नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग से जानते हैं, वो तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। बिल्कुल। वो कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे थे, वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। और इसी प्रक्रिया में उनका शरीर अंदर से खुद की मरम्मत और सफाई करता रहता था। अच्छा। हाँ, जब पेट लगातार खाना पचाने के काम में नहीं लगा होता तो शरीर को अपनी ऊर्जा दूसरी जरूरी चीजों पर लगाने का मौका मिलता है, जैसे कि टूटे फूटे सेल्स को ठीक करने पर। शायद इसीलिए स्रोत के मुताबिक वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत और बीमारियों से दूर थे। ठीक है, शिकारी पूर्वजों की बात तो मजबूरी और जिंदा रहने की लड़ाई थी, लेकिन जब इंसान ने खेती करना सीख लिया, समाज बस गए, बस्तियां बन गईं, तब तो अनाज की कोई कमी नहीं रही होगी। सही सवाल है। तब तो भरपेट खाना मिलता होगा। क्या तब भी खाने का यही पैटर्न था? स्रोत हमें वेदों के समय में ले जाता है और वहां तो कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन नतीजा वही है। 5000 साल पहले जब हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए, तब खाने को लेकर एक बहुत गहरी समझ थी। इन दस्तावेजों में एकाहार का जिक्र मिलता है, यानी दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना। एक बार? और इसे हाँ, इसे योगी के लिए सबसे उत्तम माना गया। दिन में सिर्फ एक बार। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। और नाश्ते का क्या, जिसे आज दिन का सबसे जरूरी भोजन कहा जाता है? मजे की बात यह है कि इन पुराने ग्रंथों में सुबह के नाश्ते का तो कोई जिक्र ही नहीं मिलता। सच में? सुबह का समय शौच, स्नान, ध्यान, योग और प्राणायाम के लिए होता था। ये सारी क्रियाएं खाली पेट ही की जाती थी। शरीर को जगाने और उसे दिन के लिए तैयार करने पर जोर था, उसे भोजन से भरने पर नहीं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक परंपरा नहीं थी। स्रोत भगवान बुद्ध और महावीर का भी उदाहरण देता है, जो कई कई दिनों तक उपवास करते थे। हिमालय के साधुओं का भी जिक्र है, जो आज भी
30-40 दिन बिना अन्न के रह सकते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या था? यहाँ ऊर्जा का पूरा समीकरण ही उल्टा था। आज हम ऊर्जा पाने के लिए खाते हैं, जबकि उस समय के योगी और साधु ऊर्जा को बचाने और उसे दिमागी या आध्यात्मिक कामों में लगाने के लिए खाना छोड़ते थे। अच्छा। उनका मानना था कि पाचन क्रिया शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। अगर आप शरीर को उस काम से छुट्टी दे दें तो वही ऊर्जा आत्मचिंतन, ध्यान और चेतना के विकास में लगाई जा सकती है। तो ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं था, ये तो मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। कम खाना एक तरह की साधना थी। कम खाना शरीर को हल्का रखता था, मन को शांत और बुद्धि को तेज। ये एक पूरी जीवन शैली थी जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शरीर को उतना ही दो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं जो आज के दौर में शायद मुमकिन न लगे, लेकिन ये स्रोत हमें ज्यादा दूर नहीं, बस आज से कुछ पीढ़ियां पहले, यानी 100-150 साल पहले के हिंदुस्तान में ले जाता है, हमारे दादा परदादा के समय में। हाँ। क्या तब भी ऐसा ही था? हाँ, और यही बात इस तर्क को और भी मजबूत बनाती है। स्रोत बताता है कि 1900 से पहले भारत के ज्यादातर गांवों में, जहां देश की बहुसंख्यक आबादी रहती थी, वहां खाने का एक तय पैटर्न था। दिन का मुख्य और पेट भर भोजन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच होता था, जब किसान खेत से काम करके लौटता था। और सुबह शाम का क्या? सुबह उठकर लोग बस पानी पीते थे, या ज्यादा से ज्यादा छाछ या मट्ठा, और शाम को सूरज ढलने के बाद कुछ हल्का फुल्का, जैसे थोड़ा दूध, फल या गुड़। 3 समय का भरपेट भोजन करने का कोई रिवाज ही नहीं था। मतलब रात का खाना तो लगभग न के बराबर था। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस जीवन शैली का नतीजा क्या बताता है? नतीजा चौंकाने वाला है। दावा यह है कि इस तरह की जीवन शैली के साथ लोग 90-100 साल तक एक सेहतमंद और सक्रिय जीवन जीते थे। 100 साल तक? हाँ। उन्हें आज की तरह शुगर, बीपी या दिल की बीमारियां नहीं होती थी। उनका जीवन लंबा भी था और स्वस्थ भी। ये आज की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जहां हमारी उम्र शायद बढ़ गई है, लेकिन 40-50 के बाद का जीवन अक्सर दवाइयों के सहारे ही कटता है। बिल्कुल, दवाइयों के सहारे। और ये सिर्फ भारत या हिंदू परंपरा तक ही सीमित नहीं था, है ना? स्रोत इस पैटर्न को और मजबूती देने के लिए दूसरी संस्कृतियों का भी हवाला देता है। सही कहा। 1400 साल पहले इस्लाम में रमजान की प्रथा शुरू हुई। उसमें भी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को इफ्तार के समय एक बार ही मुख्य भोजन किया जाता है। दुनिया भर के ईसाई भी लेंट के दौरान उपवास रखते हैं। तो ये पैटर्न किसी एक धर्म या देश का नहीं है। ये दिखाता है कि दिन के ज्यादातर समय पेट को खाली रखना, उसे आराम देना, एक तरह का सार्वभौमिक मानवीय अनुभव रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सब गड़बड़ कहाँ हुई? हम उस समझदारी भरी दुनिया से आज यहाँ कैसे पहुँच गए, जहाँ हम हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं? हाँ। स्रोत 2025 के इंसान की एक तस्वीर खींचता है जो सुनने में शायद हम सबको अपनी ही कहानी लगेगी। बिल्कुल। जरा इस रूटीन को देखें और सोचें कि ये हमारी जिंदगी से कितना मिलता जुलता है। सुबह 7 बजे उठते ही चाय और नाश्ता, जिसके बिना कहते हैं कि दिन शुरू ही नहीं हो सकता। हाँ। फिर 10 बजे ऑफिस पहुंचकर वो जरूरी चाय बिस्किट। फिर 11-12 बजे के आसपास सेहत के नाम पर एक जूस या फल। दोपहर 2 बजे लंच, क्योंकि अब तक तो सुबह का नाश्ता पच चुका होता है। फिर शाम 5 बजे एक और चाय, साथ में समोसा या कोई नमकीन, क्योंकि दिन भर की थकान मिटानी है। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं होता। हाँ। रात 9 बजे डिनर, और फिर देर रात तक काम या नेटफ्लिक्स देखते हुए 12 बजे फ्रिज की तरफ एक और चक्कर, कुछ मीठा या बचा खुचा खाने के लिए। हमारे पेट को तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक हम दिन में औसतन 7 से 10 बार अपने पेट में कुछ न कुछ डालते हैं। हमारा पाचन तंत्र, जो हजारों सालों से लंबे आराम का आदी था, अब एक ऐसी फैक्ट्री बन गया है जो 24 घंटे बिना रुके काम कर रही है। और जब कोई फैक्ट्री बिना मेंटेनेंस के लगातार चलती है तो क्या होता है? उसकी मशीनें घिल जाती हैं, टूट-फूट होने लगती है। और हमारे शरीर के मामले में ये टूट-फूट बीमारियों के रूप में सामने आती है। निकला हुआ पेट, कम उम्र में ही शुगर और बीपी की शिकायत, हर समय थकान महसूस होना और रात को नींद के लिए गोलियों पर निर्भरता। हाँ, स्रोत हमारी इस लगातार खाने की आदत और हमारी आज की स्वास्थ्य समस्याओं के बीच एक सीधी रेखा खींचता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी स्वास्थ्य समस्याओं की असली जड़ ये है कि हम क्या खा रहे हैं, या ये कि हम कितनी बार खा रहे हैं? सही बात है।
ज्यादातर स्वास्थ्य चर्चाएं हमेशा पहली बात पर अटकी रहती हैं। प्रोटीन खाओ, कार्ब्स कम करो, फैट अच्छा है या बुरा। लेकिन ये स्रोत कहता है कि शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। असली समस्या शायद खाने की मात्रा या प्रकार में नहीं, बल्कि खाने की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो मुख्य तर्क यह उभरता है कि हमारा 3 वक्त का खाना और बीच-बीच में स्नैक्स वाला सिस्टम मानव इतिहास का एक बहुत ही नया प्रयोग है। एक बहुत नया प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग जो मुश्किल से 110-120 साल पुराना है। और ये प्रयोग हजारों सालों के मानव विकास और अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। हमारी शारीरिक बनावट उस पुराने तरीके के लिए है जहां भोजन कभी-कभी मिलता था। हमारा शरीर इस नए लगातार भोजन की बौछार के लिए बना ही नहीं है। और शायद इसीलिए हमारा शरीर बीमारियों के रूप में विद्रोह कर रहा है। हाँ, हमें संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसीलिए शायद स्रोत ने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। थाली को जेल खाना कहना या सुबह के नाश्ते को पहली हथकड़ी कहना, ये शब्द हमें जगाने के लिए हैं, हमें चौंकाने के लिए हैं। बिल्कुल। ताकि हम अपनी सबसे सामान्य आदत पर सवाल उठाना शुरू करें। बिल्कुल, ये हमें उस आदत पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है जिसे हम बिल्कुल सामान्य मानकर जीते हैं। हमने कभी सवाल ही नहीं किया कि दिन में 3 बार खाना क्यों जरूरी है। इसे एक सार्वभौमिक सत्य की तरह मान लिया गया है, जैसे सूरज पूरब से उगता है। लेकिन ये स्रोत बताता है कि ये सत्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही हाल में बनाई गई आदत है। और यहीं पर ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। स्रोत 3 बार खाने की इस व्यवस्था को 110 साल पुरानी गुलामी की जंजीर कहता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर ये सचमुच एक जंजीर है तो ये हमें किसने पहनाई? और पिछली 1 सदी में ऐसी कौन सी सामाजिक, आर्थिक या औद्योगिक ताकतें थीं जिन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि स्वस्थ रहने के लिए हर समय खाते रहना जरूरी है?